बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भारतीय जनता पार्टी उसको एड्रेस किया, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहीं, आप उसको निश्चित तौर पर आपने उसे देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की उस स्पीच के पश्चात अब भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी की जो कार्यशैली है और जो नीतियाँ हैं, इसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, बीजेपी धीरे धीरे अल्पसंख्यक वर्ग के बीच वोट पाने की कोशिश कर रही है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसमें मुसलमान अपने आप को अलग पाता था। अब शायद बीजेपी का कुछ उधर ध्यान गया है, लेकिन आज जेपी नड्डा को 1 साल का कार्यकाल दिया गया। हिमाचल में बीजेपी हार गई, नड्डा वहाँ से आते हैं, उसके बावजूद नड्डा को 1 साल का विस्तार मिला। ये साफ है कि बीजेपी में कोई अध्यक्ष बने, कोई किसी पद पर रहे, लेकिन चेहरा मोदी का ही चलता है और मोदी के नाम पर ही वोट मिलता है। तो मोदी की जो लोकप्रियता है वो कुछ कारण उसके पीछे बड़े प्रारंभिक रहे, जैसे परिवारवाद का, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे वो प्रधानमंत्री रहे, इन चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर कभी लगने नहीं दिया। वो अपने परिवार, उनकी सियासत से दूर रहा और इसी यही वजह है कि उनको उनके ऊपर हिंदुस्तान की जनता का भरोसा ज़्यादा है और इसका बीजेपी को फ़ायदा भी मिलता है। दूसरी ओर अगर आप देखिए तो विपक्ष की एकता कहीं दिखाई तो पड़ नहीं रही है। राहुल गांधी अलग बुलाते हैं लोगों को, तेलंगाना में अलग बुलाया जाता है लोगों को, और बिहार से भी सूचना आ रही कि कुछ गड़बड़ा सकता है मामला। तो जब विपक्ष में कोई एकता नहीं है और बीजेपी के पास मोदी जैसी लीडरशिप है, तो स्वाभाविक है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी बनाम अदर होगा, अन्य के नाम से होगा। और विपक्ष अगर एक बहुत बड़ा कोई गठबंधन भी बना ले तो आज की तारीख में जो महंगाई है, जो देश के सामने मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं, उन पर कोई वो लेके आए कि हम पेट्रोल 50 रुपया में कर देंगे, डीजल जो है 40 रुपया में कर देंगे और हम गैस सिलेंडर 450 रुपया कर देंगे, कुछ लेके आए विपक्ष अपना एक नारा, लोग देखें जाने। अन्यथा उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यूपी में मायावती ने अलग चलने का ऐलान कर दिया। अब कोई बहुत बड़ा गठबंधन तो बनना नहीं बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी के सामने जीत की राहें जो हैं वो आसान होती जा रही हैं। कोई बहुत बड़ी टक्कर अगर समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन बनाकर नहीं दे पाई तो बीजेपी को कौन रोकेगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 75 से ज़्यादा सीटें जीत के जाएगी और पहले भी वो ऐसा कर चुकी है। अखिलेश यादव मैनपुरी चुनाव जीते हैं, जब से सड़क पर हैं, लगातार वो क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव उनके साथ आ चुके हैं, उनकी पार्टी में पदों को लेकर जो लिस्ट है, तैयारी हो जारी है, शुरू हो चुकी है। वो अपने संगठन को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है, मोदी के नाम के आगे बिना कोई गठबंधन के इतना आसान नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोक पाए। तो ये तो देखिए, अभी 1 साल का समय है, करीब 400 दिन से ज़्यादा बचे हैं देखें तो लोकसभा चुनाव में। इसमें जितनी तैयारी समाजवादी पार्टी कर सकती है वही आगे इनको मुकाबले में टक्कर दे पाएगी। लेकिन बात आई पसमानदा समाज की, बोहरा समाज की, और जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट का अभी तक किया जाता था, कहते थे, अब उनके प्रति बीजेपी में आज पीएम ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, एक संदेश दिया कि ये हमसे अलग नहीं है। तो स्वाभाविक है कि चुनाव का वक्त है और सब जो मिले सबको गले से लगाते चलो। और बीजेपी अपनी क्या स्ट्रेटजी बदल रही है, क्या सामाजिक न्याय के नाम पर वो गरीब मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने की इच्छा रखती है और क्या वो उसी रास्ते पर जा रही है, ये सब आने वाले वक्त में चीज़ें तय होंगी। लेकिन इस देश की ये भी सच्चाई है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं, मस्जिद हैं। इस देश में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है। अगर हम इतने अस्पताल और इतने स्कूल बना लेते तो शायद देश की तरक्की कुछ दूसरे रास्तों पर होती। भारत को विश्वगुरु कैसे बनाया जा सकता था, ऐसे बना सकते थे। लेकिन हरशंकर परसाई ने लिखा है कि जब भी इस देश में चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गौ माता सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं
कि बेटा चलो अब चुनाव आ गया है, मेरी रक्षा का आंदोलन शुरू करो। तो अभी तो सीए है, ट्रिपल तलाक है, हिंदू मुसलमान है, ये सब मुद्दे फिर आएंगे चुनाव में। लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आज भी इस देश में बेहद लोकप्रिय हैं और यही उनकी ताकत भी है आम जनमानस में। और बीजेपी का 5 किलो का राशन वो तमाम सारे भाषण पर भारी पड़ रहा है। रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने लोग आते हैं, यात्रा भी निकली, कहा गया बड़ी भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं तब्दील हो पाएगी। ब्रजेश जी, हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ महंगाई पर भी बात आई कि साहब कुछ परसेंट लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति है, 5%, बाकी पूरे देश में लोग सब वैसे हैं, वही जीएसटी दे रहे हैं, वही टैक्स दे रहे हैं। बहुत पहले अदम गोडवी ने लिखा था कि 100 में 70 आदमी जब नासाद हैं, फिर दिल पर हाथ रख कर कहिए देश क्या आज़ाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आज़ाद है। जी। तो ये हिंदुस्तान जब अदम गोडवी, रामनाथ सिंह जैसे लोग थे जो 40 साल पहले, 50 साल पहले लिखे, वो बात आज भी वैसे ही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली, हमने अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, संसाधन कम पड़ रहे हैं। जी। कोई देश में चमत्कार नहीं कर सकता। कोई प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे तो क्या कौन सा चमत्कार कर देंगे। मोदी सब लोगों ने उम्मीदें की थी। बहुत सारे लोग अब वो जो 2014 में मोदी को देखते थे उस रूप में शायद नहीं देखते, लेकिन अभी मोदी को हराने की क्षमता विपक्ष में अभी कोई ऐसा नेता है नहीं दिखता जो उनको रोके। बहरहाल बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार को आप इन लाइनों में सुनिएगा कि सच को पर्दे में रखो, झूठ को नंगा कर दो, यार चुनाव आ रहा है फिर कोई दंगा कर दो। चलो किसी घटना पर कड़ी निंदा की जाए, चलो अब किसी के सर की टोपी को तिरंगा कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पुराने वादों को नया करना है, उड़ान को सस्ती कर दो, भूख को महंगा कर दो। बहुत शुक्रिया।